गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी अनअकैडमी लर्निंग ऐप का एक पार्ट है। तो अनअकैडमी टीम और वाईफाई स्टडी की पूरी टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी। और जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसका पर्पस है जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए प्रॉपर, ताकि लैंग्वेज में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की ही तैयारी के लिए एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है ये ऑनलाइन। तो आप सभी क्लास का जो लिंक है वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का लिंक अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। और जो भी नए स्टूडेंट हैं क्लास में वो सभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रेगुलर क्लास में आ पाएंगे और आपकी प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी होगी। अब वाईफाई स्टडी की जो टीम है वो टारगेट 21 का टारगेट रखकर तब आपको स्टडी कराएंगी, क्वेश्चंस भी और थ्योरी भी। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं, पेपर सेकंड में 10 यूनिट्स हैं। पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट के आपको अलग अलग टीचर मिलते हैं यहाँ पर सुबह से 12 बजे तक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो क्लास का रेगुलर टाइम। पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट सभी क्लास मिलेंगी आपको। पेपर सेकंड में मैं आपको पढ़ाऊंगी भूगोल। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये भी क्लास आपको वाईफाई स्टडी पर 7 PM भूगोल की क्लास मिलती है। तो और सभी पेपर सेकंड में जो भी हिंदी में सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी क्लास का लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन आपको ये मैं दे देती हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो प्लस क्लासेस होती हैं वो फ्री होती हैं, आप सब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अनअकैडमी पर बच्चों जो पेड कोर्स है वो है प्लस क्लास। प्लस क्लास आपको तभी मिलेगी जब आपने लिया होगा सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप तानीबी कोड का जैसे ही यूज करोगे तो क्या होगा, वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन फी में। और ऐसा नहीं है सिर्फ तानीबी कोड का यूज आप केवल यूजीसी नेट एग्जाम में करोगे, किसी भी एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम में आप तानीबी कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन फी में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो अगर देखी जाए फी की बात, तो आपको मैं बता दूं अनअकैडमी सिर्फ बहुत कम फी लेता है। इतनी कम फी में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। आप प्लस कोर्स लेंगे अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास ही आप लेंगे तो आपको वो तभी पता चलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आंसर देंगे बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर निम्न में से कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुमंडल में भारी गैस तत्व की न्यूनता का घोतक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी आप आंसर करोगे। ध्रुवों की, और आप देखो लाइव टेस्ट एक तरह से ये आप अपने साथ पेपर पेन लेकर जरूर बैठ जाया करो। और जो भी आंसर आपको नहीं पता या गलत हुआ है या जिसमें भी कोई भी डाउट है तो आप नोट कर लिया करो, ठीक है ना। नोट करके डाउट सेशन होता है अनअकैडमी पर, वहां पर आप उस डाउट सेशन क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके वहां मुझे तरुणा भारद्वाज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तरुणा भारद्वाज, जैसे आप तरुणा भारद्वाज के नाम से सर्च करोगे मेरा लिंक आपको मिलेगा और वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। आप फॉलो करोगे तो आप ही तभी आपको मेरी क्लास का लिंक वहां मिलेगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, कोई भी डाउट होगा तो उसको नोट करोगे, डाउट सेशन में वो आप क्लियर करोगे। ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर निम्न में से कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुमंडल में भारी गैस तत्व की न्यूनता का घोतक है? पृथ्वी का घूर्णन, नित्यवाही, पवने, तापक्रम में अंतर, लवणता में अंतर। तो सिंपल आंसर आपका तापक्रम में अंतर। क्योंकि देखो ध्रुवों पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्रुवों पर तापमान होगा कम,
तापमान कम होगा, गैसें ठंडी होंगी, भारी होंगी और नीचे उतरेंगी। और भूमध्य रेखा पर गैस तत्व कम है, न्यून मीन्स कम है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, गैसें हो जाएंगी गर्म, गर्म गैस हमेशा हल्की होंगी और ऊपर उठेंगी। जब हल्की गैसें गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो इक्वेटर रीजन पर, भूमध्य रेखा पर क्या होगी, गैस तत्व की न्यूनता होगी। ठीक है ना। तो तापमान, तापमान अधिक, गैसें गर्म हल्की होंगी और ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है ना। और ध्रुव पर क्या होगा, तापमान कम, तापमान में कम होगा तो हवाएं या गैसें ठंडी भारी होंगी, नीचे उतरेंगी तो वो अधिक मात्रा में होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारण बताइए। समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारण, फर्स्ट, पानी के घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा में भिन्नता, नियतवादी पवन प्रणाली, वाष्पीकरण में भिन्नता। तो समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण है इन तीनों में से नियतवाही पवन प्रणाली। जो पवन है समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, वो याद रखोगे आप। वैसे तो आप बात करें, देखो पानी के घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा, ये भी प्रभावित करती है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री धाराओं, समुद्र में उत्पन्न होने वाली धाराओं को। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर होगा पवन, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आप। पश्चिमी यूरोप वासियों द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय धंधा किया जाता है। पश्चिमी यूरोप वासियों द्वारा कौन सा व्यवसाय किया जाता है, दुग्ध, केटल हर्डिंग, पशुधन रेंचिंग, घुमक्कड़। तो पश्चिमी यूरोपवासी दुग्ध उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, दुग्ध का उत्पादन, डेयरी फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका जंतु है कोशिका जंतु इनमें से कौन है। जलानुव्रत मृदा जल, लेटराइजेशन की प्रक्रिया का परिणाम, निछालन प्रक्रिया से मृदा में प्रवेश जल, मृदा कणों में निहित जल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों जलानुव्रत मृदा जल। जलानुव्रत मृदा जल कोशिका जंतु है। क्वेश्चन नंबर 5, डेल्टा के निर्माण का प्रमुख कारक क्या है। इजी क्वेश्चन है, डेल्टा के निर्माण का प्रमुख कारक बताइए। नदी प्रवाह में रुकावट, ताजे और खारे जल का संपर्क, संक्रा नदी मुख, तलछटों की प्रकृति में परिवर्तन। तो डेल्टा निर्माण का प्रमुख कारक, तो डेल्टा निर्माण का प्रमुख कारक है तलछटों की प्रकृति में परिवर्तन। जो तलछट है, सेडिमेंट्स हैं, जो नदी अपने साथ कंकर पत्थर लेकर आती है। जब कंकर पत्थर लेकर आएंगी तो वो क्या करेंगी, जैसे उनकी प्रकृति में परिवर्तन होगा, मैदानी क्षेत्रों से समुद्री तट की तरफ वो चलेंगी तो नदियों की गति क्या हो जाएगी, कम। जैसे नदी की कम गति होगी तो वो जमा होने लगेंगे। तो तटीय क्षेत्रों पर तलछटों, तलछट मीन्स अवसाद, मलबा या एलुवियम की प्रकृति में हुआ अंतर और इसी वजह से हुआ डेल्टे का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण बताइए। वायु राशियों में तापमान का अंतर, वायु राशियों की दिशा में अंतर, वायु राशियों की नमी में अंतर, वायु की राशियों के घनत्व में अंतर। तो 6 का आंसर वेरी इजी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वायु राशियों में तापमान का अंतर, जब एक गर्म एक ठंडी हवा आपस में मिलेगी तब चक्रवात का निर्माण होगा।
तो तापमान में अंतर के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी निम्न में से कौन सी नदी घाटी तंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी नदी घाटी तंत्र से संबंधित नहीं है? लटकती घाटी सोपानीपात, जलोढ़ व्यंजन तथा वेदिकाएं, संस्थापित गहन विसर्पी, पश्चिम प्रवण जलप्रपात। तो कौन सी नदी घाटी तंत्र से संबंधित इनमें नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन है। कौन सी नदी घाटी तंत्र से संबंधित नहीं है? तो 7 का आंसर आपका लटकती घाटी सोपानीपात, क्योंकि ये पर्वतों से संबंधित है। नदी घाटी तंत्र अधिकतर कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में आपको मिलेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी। तो इसका आंसर है लटकती घाटी सोपानीपात। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति के अपरदनात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? वैसे जो चारों ही स्थलाकृति दी हुई है वो कौन सी स्थलाकृति है? कास्ट स्थलाकृति, जो कहाँ पर बनती है? चूना वाले क्षेत्र में या खड़िया वाले क्षेत्र में। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति को ही क्या बोलते हो आप? कास्ट स्थलाकृति। तो इनमें से कौन सी कास्ट स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थल रूप से निर्मित नहीं है? तो आंसर आपका कास्ट खिड़की। पोलजे अपरदन के कारण, लेपेज अपरदन के कारण, अबाबिल चित्र अपरदन के कारण और कास्ट खिड़की अपरदन के कारण ये नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल द्वीप से संबंधित नहीं रहा? इनमें से किसका सिद्धांत प्रवाल भित्ति जो समुद्री जीव है या प्रवाल द्वीप से संबंधित नहीं है? मुडरे, डार्विन, डाली, फिप्स। तो किसने प्रवाल भित्तियों से संबंधित सिद्धांत नहीं लिखा? तो वेरी इजी आंसर, फिप्स ने। डाली का भी है, मरे का भी है और आपका डार्विन का भी है। इन तीनों ने प्रवाल जीव से संबंधित या प्रवाल भित्ति से संबंधित, इनकी उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत लिखे, लेकिन फिप्स ने नहीं लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीपों की पुरातन आदिवासी जनसंख्या संबंधित है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या पाई जाती है वो किस आदिवासी जनसंख्या से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोनिग्रोइड्स, काकेसियन। 10 का आंसर बताएंगे। तो 10 का आंसर है आपका बी, और ऑस्ट्रोनिग्रोइड्स। अंडमान निकोबार द्वीप में जो जनसंख्या निवास करती है वो ऑस्ट्रोनिग्रोइड्स से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण किस जलवायु अक्षर से कौन से जलवायु प्रकार को दिखाया गया? भारत में कौन सी जलवायु मिलती है? रट लो, ऐसा हो ही नहीं सकता यूजीसी नेट में। अगर जलवायु भूगोल से क्वेश्चन रखेंगे क्लाइमेटोलॉजी से, तो कोपेन और थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण से जरूर क्वेश्चन रखेंगे। और किस टाइप का? सिंपल, साधारण, कुछ याद ही नहीं करना है। एक क्वेश्चन तो ये याद करोगे, कोपेन और थानथवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर दिया। दूसरा, किस अक्षर से कौन सा जलवायु प्रकार दिखाया गया है। बहुत अच्छे से याद कर लो, कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना मिले आपको, 100% क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए, कोपेन के जलवायु प्रदेशों की विधि का अनुसरण करते हुए अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित होगी?
तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को किस अक्षर के द्वारा दिखाया जाएगा? तो आंसर है आपका बी, BSHW। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW अक्षर के द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, नगर क्रिया के लिए सबसे अधिक प्रचलित पद कौन सा है? नगर क्रिया के लिए सबसे अधिक प्रचलित पद बताइए। नगर कोर, नगर नोड, नगर केंद्र, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। बात आ रही है नगर क्रिया मीन्स कार्य से संबंधित। वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे, सिंपल। जो क्षेत्र नगरों में कार्य करने से संबंधित है, कार्य वाला क्षेत्र है, उसका आंसर आपका, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्टेंस, CBD, ठीक है ना। तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर में क्रिया से, कार्य से संबंधित क्षेत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उन व्यक्तियों से संबंधित अवधारणाएं दी हुई हैं। तो व्यक्ति का नाम डटन, गिलबर्ट, डेविस और पावेल। आपको मैच करके बताना है। तो अपर्दन का आहार तल, अपर्दन का आधार तल है, टाइपिंग मिस्टेक है, अपर्दन का आधार तल। समस्थिति शब्द का प्रयोग, असमान ढाल का नियम, भू आकृतिक चक्र किसने दिए? मैच करो जल्दी से। तो आंसर आपका ए, ठीक है। क्या है आंसर आपका? ए। डटन ने समस्थिति शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। गिलबर्ट ने असमान ढाल का नियम दिया। डेविस ने भू आकृतिक चक्र का सिद्धांत दिया। और पॉवेल ने आधार तल, अपर्दन के आधार तल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। जिसको भी याद नहीं है सभी याद करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, मौसम मानचित्र पर वायु गति की क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वाधिक सही रूप वितरण किसके द्वारा दर्शाते हुए स्पष्ट किया जा सकता है? आपको क्या करना है? मौसम मानचित्र पर वायु गति की क्षेत्रीय भिन्नता को सर्वाधिक सही रूप वितरण किसके द्वारा दर्शाते हुए स्पष्ट किया जा सकता है? ए, उच्च दाब और निम्न दाब द्वारा, वायु दाब प्रवणता, वाताग्र और वायु राशियां, चक्रवात और अवदाब। तो आंसर आपका वायुदाब प्रवणता, क्योंकि वायुदाब प्रवणता बैरोमीट्रिक ग्रेडियंट्स आप क्या दिखा रहे हो मौसम मानचित्र पर? वायु गति की क्षेत्रीय भिन्नता को सर्वाधिक सही रूप में, क्षेत्रीय भिन्नता, तो वायुदाब के घटेगा बढ़ेगा। क्षेत्रीय भिन्नता मीन्स कहीं पर वायुदाब अधिक है, कहीं पर वायुदाब कम है। जब वायुदाब एकदम से घटता है या बढ़ता है उसको आप क्या बोलोगे? वायुदाब प्रवणता। तो वायुदाब प्रवणता के द्वारा ही मौसम मानचित्र पर वायु गति की क्षेत्रीय भिन्नता को सही रूप में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है मृदा वर्ग और दूसरा जलवायु वर्ग। क्योंकि आप देखो जलवायु, वनस्पति, धरातल, इन सब में आपस में संबंध होगा। तो किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार की वनस्पति होगी? जैसी वनस्पति होगी वहां पर वैसी क्या होगी आपकी? बताओ जलवायु। वनस्पति भी जलवायु को आपस में निर्धारित करते हैं। तो ये सब आपस में इनका संबंध रहता है। तो बताएं, चरनोजम, टेरारोसा, पोडजोल, सेरोजम। शीतोष्ण घास के मैदान, भूमध्य सागरीय, शीतल, शीतोष्ण गर्म मरुस्थल। तो 15 का आंसर आपका डी, ठीक है। चरनोजम क्षेत्र, चरनोजम मृदा कहाँ पर मिलेगी? शीतोष्ण घास के मैदान में। टेरारोसा भूमध्य सागरीय, पोडजोल शीतल शीतोष्ण, सेरोजम गर्म मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभववाद से संगत नहीं है?
इनमें से कौन सा कथन संभववाद से संगत नहीं है? पढ़ लीजिए। यह मानव कार्यकलाप में मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है, किसी निर्दिष्ट पर्यावरण में या व्यवसाय एवं जीवन पद्धति के चयन की छूट देता है, यह मानव की प्रौद्योगिकी क्षमता पर विश्वास करता है, यह मानव पर प्रकृति की संभाव्यता एवं प्रक्रियाओं के पूर्ण रूप से बेअसर होने की बात को स्वीकार करके अग्रसर होता है। तो 17 का आंसर बताएं, संभववाद। तो आंसर आपका डी। संभववादियों ने किसको महत्व दिया? प्रकृति को। तो मानव पर प्रकृति की संभाव्यता एवं प्रक्रियाओं के पूर्ण रूप से बेअसर होने की बात स्वीकार करके अग्रसर होता है। तो ये संभववाद से संबंधित नहीं है, क्योंकि संभववादियों ने क्या क्या बताओ आप? संभववादियों ने तो ये माना कि प्रकृति को मानव अपने अनुसार बदलकर उसको हर चीज को वो संभव कर सकता है। तो मानव पर प्रकृति की संभाव्यता, इस कथन में क्या? मानव पर प्रकृति, मतलब इस कथन में प्रकृति को महत्व दिया गया है, जबकि संभववादियों ने किसको महत्व दिया? मानव को महत्व दिया। तो आप देखो संभववादी, ये तीनों पॉइंट ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मानव पर प्रकृति, तो ऐसा नहीं है। संभववादी क्या है? प्रकृति पर मानव, ठीक है ना? तो ये ठीक है। यह मानव कार्यकलाप में मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है, बिल्कुल सही। किसी निर्दिष्ट पर्यावरण में या व्यवसाय और जीवन पद्धति के चयन की छूट देता है, यह मानव की प्रौद्योगिकी क्षमता में विश्वास करता है, क्योंकि संभववादियों ने मानव को अधिक महत्व दिया है, याद रखोगे आप। और निश्चयवादी या नियतिवादियों ने प्रकृति को, और नवनिश्चयवादियों ने दोनों को, प्रकृति को भी और मानव को भी। रुको और जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इसको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव भूगोल को पारिस्थितिकी के रूप में किसने माना? तो किसने माना? H.H. बेरोज ने। H.H. बेरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में मानकर ये संकल्पना प्रतिपादित की। क्वेश्चन नंबर 19, यह आपकी जनजाति और यह व्यवसाय मैच करके बताइए कौन सी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? वेडा, बुकीज, भोटिया, टोडा। भोजन संग्रहण, चलवासी कृषि, ऋतु प्रवास, स्थानबद्ध। तो 19 का आंसर है ए। आपको सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है इनमें से। तो आपका 4th गलत है, टोडा जनजाति स्थानबद्ध कृषि नहीं करती, बाकी सब वेदा, भोजन संग्रहण, बुकीज, चलवासी कृषि, भोटिया, ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के वृत्त प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? विश्व के वृत्त प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? हंटिंगटन, रेचेल, हर्बर्टसन, डेविस। इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो आंसर है आपका हर्बर्टसन ने, ठीक है, याद रखेंगे सभी। हर्बर्टसन ने वृत्त प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से निग्रोइड प्रजाति की खास विशेषता है? तो इनमें से निग्रोइड प्रजाति की खास विशेषता बताइए। काली त्वचा, बहिर्णु, चौड़ी नाक, शरीर पर अल्प बाल। तो निग्रोइड प्रजाति की खास विशेषता है बच्चों काली त्वचा। निग्रोइड प्रजाति की त्वचा का रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जनांकीय संक्रमण की संकल्पना किस पर आधारित है बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन।
जनांकीय संक्रमण की संकल्पना किस पर आधारित है? प्रजनन दर की प्रवृत्ति पर, दर, जन्म और मृत्यु दर की प्रवृत्ति पर, जीवन प्रत्याशा की प्रवृत्ति पर, ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन की प्रवृत्तियों पर। तो 23 का आंसर सिंपल, जन्म और मृत्यु की दरों की प्रवृत्ति पर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या संकल्पना जन्म और मृत्यु दर की प्रवृत्तियों पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संयुक्तियों में से किन का मेल सुमेल है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। भूगोलवेता और ये उनकी बुक का नाम। तो इनमें से कौन कौन सा मैचिंग सही है? तो 24 का आंसर है सी। ये फोर्थ गलत है, बाकी सब सही। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कौन सी बुक लिखी है आपकी? कॉस्मोस। कार्ल रिटर ने अर्ध कुंडे। इमैनुअल कांट की पुस्तक का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत का संबंध किससे है? ज्वार की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, महाद्वीप की उत्पत्ति से, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से। तो बच्चों स्थैतिक तरंग सिद्धांत ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है, सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर, क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी? ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच, मध्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी कितनी? तो ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी कहां पर? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, प्रधान देशांतर रेखा पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो आंसर आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इंटरनेशनल डेट टाइम पर दो स्थानों के बीच की दूरी सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 28, ये दिया हुआ है सूची फर्स्ट में औद्योगिक केंद्र, सूची सेकंड में दिया है उद्योग। आपको आर्थिक भूगोल से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन है, तो बताइए। रोटरडम, फ्रैंकफर्ट, मैग्निटोगर्स, कोथोसुका। उद्योग है मोटर गाड़ी, लोहा इस्पात, पोत निर्माण, रासायनिक। तो 28 का आंसर ए है। रोटरडम रासायनिक उद्योग के लिए, फ्रैंकफर्ट मोटर गाड़ी, मैग्निटोगोर्स लोहा इस्पात, थोकोसुका पोत निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, जलागमन क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है? जलागमन क्षेत्र प्रबंधन, नदियों पर बने बांध का निर्माण, नदियों पर बैराज का निर्माण, सरिताओं पर जलावरोधक बनाना, नदियों का जाल बिछाना। तो जलागमन क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत क्या शामिल है? तो आंसर आपका ए। जहां पर ज्यादा पानी है, जलागमन क्षेत्र है, वहां पर नदियों पर बांध बनाने का निर्माण कार्य इसके अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30, चीन के किस औद्योगिक प्रदेश की विशिष्ट आर्थिक पेटी के लाभ प्राप्त हैं? चीन के किस औद्योगिक प्रदेश की विशिष्ट आर्थिक पेटी के लाभ प्राप्त हैं? शेनयांग, अनसान, संघाई नोनकिंग, सिचुआन, जेचुआन, कुनमिंग। तो इनमें से कौन से क्षेत्र को SEZ के लाभ प्राप्त हैं चीन के? तो आंसर आपका सी, संघाई सिचुआन जो जेचुआन क्षेत्र है उसको SEZ के लाभ प्राप्त हैं चाइना में। तो क्वेश्चन आपका 31 पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? इनमें से किसका सुमेल सही है? मानसूनी क्षेत्र,
वर्ष पर्यंत वर्षा, वेर इजी क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागरे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, मरुस्थले शीत ऋतु में वर्षा, भूमध्य क्षेत्र अपराह्न में गरज के साथ वर्षा। तो इनमें से किसका सही सुमेल है? तो 31 का आंसर है डी, ये सही है। भूमध्य रेखा में 2 बजे के बाद प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा होती है। मरुस्थलों में शीत ऋतु में वर्षा बिल्कुल गलत। भूमध्य सागर में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती बल्कि शीत ऋतु में होती है। मानसूनी वर्ष पर्यंत वर्षा नहीं होती बल्कि ये मौसमी वर्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विश्व के सक्रिय, प्रसुप्त और विस्फोटकीय व अन्य ज्वालामुखी के नाम सहित जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा बताइए। इनमें से ज्वालामुखी का नाम और वो किस प्रकार का है, ये जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 32 का आंसर है बच्चों डी, निस्त्रावी ज्वालामुखी पोपाई गलत है, बाकी सब मैथ सही है। सक्रिय ज्वालामुखी एटना, प्रसुप्त ज्वालामुखी विसुवियस, विस्फोटीय ज्वालामुखी क्राकाटोवा, निस्त्रावी ज्वालामुखी ये पोपा गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 33। हिमानी निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी झील हिमानी के द्वारा निर्मित नहीं हुई? राकसताल, भीमताल, नैनीताल, डिडवाना। तो 33 का आंसर डिडवाना। डिडवाना इनमें से हिमानी निर्मित झील नहीं है, बाकी राकसताल, भीमताल और नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 34। मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर, मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चलने वाली मानसून प्रकार की हवाएं क्या कहलाती हैं? कहां पर? मध्य अमेरिका के प्रशांत तट पर कब ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिम दिशा में चलने वाली कैसी मानसून प्रकार की हवाएं क्या कहलाती हैं? तो 34 का आंसर है आपका टेम्पोरल, मानसून प्रकार की हवाएं पूछा गया है। कुछ बच्चे चिनुक पर लगा सकते हैं, लेकिन वो चिनुक कहां पर? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर चलने वाली हवा है, और ये मानसून प्रकार की नहीं बल्कि ये स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स, और उन्होंने नाम दिया है मानसूनी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 35। प्रादेशिक भूगोल के लिए लांडर कुंडे किसने शब्द प्रयोग किया? प्रादेशिक भूगोल के लिए लांडेर कुंडे किसने प्रयुक्त किया? रोक्सबी, हेटनर, हर्बर्टसन, कार्ल ट्रोल। तो आंसर आपका हेटनर। क्वेश्चन नंबर 36। यह विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है, यह विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है सामाजिक व्यवहारिकी है, ये विचार किसका है बताइए? ये किसका विचार है? यह विज्ञान जो सामाजिक विघटन का अध्ययन करता है सामाजिक व्यवहारिकी है, तो ये विचार है बच्चों जीलिन एवं जीलिन का। ये कथन, ये विचार नोट कर लिया करो, एग्जाम में कथन बहुत पूछते हैं, कथन किसने कहा। थॉट से तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, यह कथन किसने कहा, ठीक है ना, तो कथन आप नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 37 है सूची फर्स्ट में क्रियाएं, सूची सेकंड में स्थिति, किस स्थिति में कौन सी क्रिया होगी? तो वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, सूर्यतपन। नमी मुक्ति, हवा गर्म हवा में शीतोष्ण आ जाना, जलवाष्प का जल में परिवर्तन होना, ताप वृद्धि, आगमिक सौर विकिरण। वेरी इजी क्वेश्चन है, मैच करिए, क्या करो आप भी खुद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बच्चों ए। वाष्पीकरण कब होगा? जब तापमान में वृद्धि होगी, वेरी इजी। संघनन कब होगा? जब गर्म हवा में शीतोष्ण आ जाएगा, मतलब गर्म हवा ठंडी होने लगेगी। वर्षण बताओ, नमी मुक्ति। वर्षण क्या है? वर्षा और वर्षण दोनों अलग शब्द हैं।
वर्षा जब वायुमंडल की जलवाष्प जल की बूंदों में नीचे गिरेगी। और वर्षण वर्षा, ओला, स्नोफॉल, फॉग, मिस्ट, ये सब वर्षण के ही रूप हैं। वर्षा तो खुद वर्षण का रूप है। और ये सूर्य तपन क्या है आपका? आगामी सौर विकिरण को ही सूर्य तपन कहते हो। वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बच्चों हो ही नहीं सकता आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, अत्यधिक भिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों वाले क्षेत्र में, अत्यधिक भिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों वाले क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मानचित्रीय विधि है? सबसे अधिक मानचित्रीय विधि बताइए। तो आंसर आपका बहुबिंदु विधि। जनसंख्या वितरण को दिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है बहुबिंदु विधि, मल्टी डॉट मेथड। याद रखेंगे सभी, जनसंख्या को निरूपित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 और रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। जिसका नेमी क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा वह यूरेशिया पर राज्य करेगा। और जो यूरेशिया पर प्रभुत्व रखेगा वह विश्व पर राज्य करेगा। ये कथन किसने दिया? पढ़ लो दोबारा से। जिसका नेमी क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा वह यूरेशिया पर राज्य करेगा। जो यूरेशिया पर राज्य करेगा वो पूरे विश्व पर राज्य करेगा। ये कथन किसने कहा? सब बता सकते हैं मुझे लगता है। तो 40 का आंसर है बच्चों मैकिंडर। हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया? मैकिंडर ने। उसी सिद्धांत से संबंधित है आपका ये कथन, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्तियों के संगठन के लिए K4 दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, K3 क्या दर्शाता है, K4 क्या दर्शाता है, तो बताइए। या देखो एक क्वेश्चन तो आपको ये भी सिंपल हुआ, क्रिस्टालर ने ही अपने सिद्धांत में K4 शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार ये भी पूछते हैं क्वेश्चन में, K4 शब्द का प्रयोग या स्टेटमेंट किस सिद्धांत में किया गया और किसने किया? तो किस सिद्धांत में? केंद्रीय स्थान सिद्धांत में। किसके द्वारा? क्रिस्टालर के द्वारा। और किस लिए किया? मानव बस्तियों के संगठन के लिए। किस लिए किया? मानव बस्तियों के संगठन के लिए। K4 दर्शाता है क्या? तो आंसर आपका परिवहन सिद्धांत। K4 के द्वारा परिवहन सिद्धांत दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो दुर्बलता मंडल एस्थनोस्फीयर, व्युत्क्रमण इन्वर्सन, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, प्रावरक मेंटल, और क्षोभ मंडल का अधोभाग ट्रोपोस्फीयर। मैच करना है आपको ये। पृथ्वी का महासागरीय भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, ठोस पृथ्वी, पृथ्वी का प्रभाग निचला भाग। तो मैच करना है किसका संबंध किससे है। तो 42 का मैचिंग है आपका ए। दुर्बलता मंडल क्या है बच्चों? पृथ्वी प्रावक का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा वाला क्षेत्र है, पिघली हुई चट्टानों को आप क्या बोलते हो? मैग्मा। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा, चट्टानें पिघलेगी। पिघले हुए चट्टानी पदार्थ को आप क्या बोलते हो? मैग्मा। मेल्टेड रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। पिघला चट्टानी पदार्थ का नाम आपने मैग्मा रखा। और पूरा जो मैग्मा वाला क्षेत्र है उसका नाम क्या है? दुर्बलता मंडल एस्थनोस्फीयर। और ये कौन सा भाग है? मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है ना, प्रावक का ऊपरी भाग। और ये आपका व्युत्क्रमण का क्या मतलब है? क्षोभ मंडल, जो व्युत्क्रमण होगा वो कहां पर मिलेगा आपको? वो क्षोभ मंडल के अधोभाग में, ट्रोपोस्फियर में। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग, सॉलिड अर्थ,
सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। प्रावरक क्या है आपका बताइए? पृथ्वी का आपका प्रावरक का निचला भाग, ठीक है ना, तो ये मैच है आपका। क्वेश्चन नंबर 43, घास तथा दलदली भूमियों का पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का होगा? घास और जो दलदली भूमियों का पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस प्रकार का होगा? अप्रोड, निष्क्रिय, प्रौढ़, मिश्रित। तो क्या कैसा होगा? एप्रोड। कैसा होगा? दलदली भूमियों का पारिस्थितिकी एप्रोड। क्वेश्चन नंबर 44, वृद्धि ध्रुव के संदर्भ में संचयी परिणामी सिद्धांत किसका है? वृद्धि ध्रुव के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? वृद्धि ध्रुव के संदर्भ में संचयी परिणामी सिद्धांत किसका है? संचयी परिणामी सिद्धांत किसने दिया? हर्मन, मिडिल, रोस्टोव, स्टीवटोव्स्की। तो 44 का आंसर है आपका मिडिल। वृद्धि ध्रुव के संदर्भ में संचयी परिणामी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? संचयी परिणामी सिद्धांत किससे संबंधित है? वृद्धि ध्रुव किसका है? मिडिल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, मार्ग संगम अभिगम्यता की सबसे संगत माप क्या है? मार्ग संगम अभिगम्यता की मार्ग संगम अभिगम्यता की सबसे संगत माप बताइए। टी मैट्रिक्स, श्रेणीबद्ध मैट्रिक्स, मूल्यांकित मैट्रिक्स, आकृतिक मैट्रिक्स। तो मार्ग संगम अभिगम्यता की सबसे संगत माप किसके द्वारा होगी? आकृतिक मैट्रिक्स, आकृतिक मैट्रिक्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यूनेस्को के जीवमंडल प्रारक्षण कार्यक्रम की प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को के जीवमंडल प्रारक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? विकास भूमिका, पुनर्जनन भूमिका, वृद्धिघाती भूमिका, संरक्षण भूमिका। तो यूनेस्को जीवमंडल को बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम करती है उसके प्रमुख उद्देश्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर स्टूडेंट्स सी, ये उद्देश्य नहीं है वृद्धिघाती भूमिका। बाकी सभी उद्देश्य संरक्षण करना, विकास भूमिका, पुनर्जनन भूमिका, ये सब उद्देश्य हैं, बाकी वृद्धिघाती भूमिका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया? वेर इज ही? जीएस टाइप क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने ओजोन अंटार्कटिका पर ओजोन गैस का छिद्र, ओजोन गैस की कमी, ओजोन गैस की कमी को क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र। तो किसने लगाया? बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। फोरमन ने 1985 में फोरमन ने अंटार्कटिका पर सबसे पहले ओजोन छिद्र की कमी की बात की और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्वेश्चन नंबर 50, वायुयान द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। वायुयान द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? लूसी डाल्ट, अरस्तु, कोपरनिकस, हम्बोल्ट। बताएं स्टूडेंट्स। खुद भी क्या करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर नोट कर लिया करो। तो 50 का आंसर आपका याद रखोगे लूसी डाल्ट। लूसी डाल्ट ने सबसे पहले वायुयान के द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया था। अब तो टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, डेल्टा केम परिणाम है किसका? तो डेल्टा केम किसके द्वारा बनता है?
हिमनद अपर्दन, नदीय निक्षेपण, वायु निक्षेपण, हिमनद निक्षेपण। तो डेल्टा केम किसके द्वारा बनता है? तो हिमनद निक्षेपण। डेल्टा केम, ये केम शब्द आ रहा है ना, इससे आप मैच करना। डेल्टा तो नदी के द्वारा बनता है, जो केम इस्ला करती है वो हिमनद निक्षेपण के द्वारा बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, ठीक है ना। थॉट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने हैं, याद कर लो जितने भी बुक्स मिले, मैच करके बताना है कौन सी बुक किस लेखक ने लिखी। तो बुक है आपका एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ अनस्टेबल अर्थ, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। लेखक है आपके एलसी किंग, जीएच डूरी, CAM किंग, जेसी स्टीयर्स। तो मैच करें। तो 52 का आंसर है बच्चों ए। याद रखोगे आप, एसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी बुक लिखी जीएच डूरी ने, मॉर्फोलॉजी ऑफ ये बुक लिखी आपकी एलसी किंग ने, अनस्टेबल अर्थ ए स्टीयर्स ने, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी एलसी किंग ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवी मार्ग पर नदियों द्वारा बालू निक्षेपित बालू कहलाती है। शुष्क प्रदेशों में क्या होगा? पर्वत पदीय, पर्वतों के पास जहां पर ढलान होगा, ढलवी मार्ग पर नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाएगी? हमादा, मरुप्रक्षालन, बजादा, पेडिमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो 53 का आंसर है, देखो शुष्क प्रदेशों में पर्वत है, ढलवा मार्ग है, नदी लेकर आएगी क्या? बालू निक्षेप क्या कहलाएगी? बालू का निक्षेप, मरु प्रक्षालन। और मोटे मोटे कंकर पत्थर जमा होंगे तो वो आपका बजादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को, ये सब क्या है? पर्वत निर्माण के सिद्धांत है, उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कीजिए। ये पर्वत निर्माण के सिद्धांत है, क्रम वाइज लगाना है आपको, कौन सा पहले आया, दूसरे नंबर पे कौन सा आया, इस तरह से। तो महाद्वीपीय सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत, समुद्री फैलाव सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपको ईयर याद करने पड़ेंगे, कौन से ईयर में कौन सा सिद्धांत आया। तो 54 का आंसर है ए। 54 का आंसर है बच्चों ए। ये क्रम में ही दिए गए हैं, सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, फिर संवहन तरंग सिद्धांत, समुद्री फैलाव सिद्धांत, और फिर आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये क्रम वाइज ही है। सबसे पुराना पर्वत निर्माण का, इनमें महाद्वीपीय विस्थापन, सबसे नया प्लेट विवर्तनिकी। इसी से क्रम याद हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, कथन अच्छे से पढ़ो। कथन है, भूधरातल पर एक चादर की भांति, कहां पर? भूधरातल पर एक चादर की भांति प्रभावित होने वाला जल तलछटों को अपने साथ ले जाता है तथा एक जलमार्ग के अनुढाल में उन्हें खिसका देता है। कारण, धारा का प्रवाह सभी तलछटों को सदैव अनुढाल में परिवाहित करता है। तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर भी है ए।
दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी है। दोबारा पढ़ के अच्छे समझो। भू धरातल पर एक चादर की भांति प्रभावित होने वाले जो तलछट है अपने साथ ले जाएगा और एक जलमार्ग के अनुढाल में उन्हें खिसका देगा, और यही कारण है धारा का प्रवाह सभी तलछटों को सदैव अनुढाल में परिवाहित कर देता है। जैसा ढलान होगा वैसा ही जल अपने साथ लाए हुए मलबे को जमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 56, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको आप क्या कहोगे? कठोर चट्टान से निर्मित है, खड़े ढाल वाला है, उच्च सपाट भी है, और कहां पर शुष्क प्रदेशों में पाया जाएगा उसको आप क्या कहोगे? क्वेस्टा, कगार, मेसा, अर्घ। कौन सी स्थलाकृति शुष्क प्रदेशों से संबंधित है? तो आप उसको कहोगे क्वेस्टा। शुष्क प्रदेश है, खड़ा ढाल है और सपाट है, तो आप उसको कहोगे क्वेस्टा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए रेटिंग वक्र उपयोगी है? किसके आकलन के लिए कौन सा रेटिंग वक्र उपयोगी है? नदी का निस्सरण, विघटित भार, धारा का वेग, जलीय परास। तो बताएं बच्चे। तो आंसर है आपका 58 का ए। नदी का निस्सरण के लिए रेटिंग वक्र उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 59, कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन पढ़ोगे। प्रवाल भित्ति उथले तथा कोष्ण जल में विकसित होती है। प्रवाल भित्ति उथले मीन्स कम गहरे और कोष्ण मीन्स गर्म जल में विकसित होती है। आप बताएंगे सही है गलत है। कारण, प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बच्चों बी। तो बी नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन इसका आंसर है सी। ए तो सही है। प्रवाल भित्ति कम गहरे जल में और थोड़े गर्म जल में ही विकसित होंगी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, गर्म जल में विकसित होंगी। और ये गलत है। ऊर्ध्वाधर अनिवार्यता मतलब जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता हो, गर्म जल में वो विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 60, ऊर्ध्वपातन किसमें परिवर्तन को व्यंजित करता है? ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में किस में परिवर्तन होता है? ठोस से वाष्प, द्रव से वाष्प, वाष्प से ठोस, वाष्प से द्रव। तो बताइए। ऊर्ध्वपातन द्रव ठोस से वाष्प, द्रव से वाष्प, वाष्प से ठोस। तो आंसर है इसका वाष्प से द्रव। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, वाईफाई स्टडी पर सभी का स्वागत है। और आप सब क्या करेंगे, वाईफाई स्टडी का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि सभी स्टूडेंट्स क्लास में आए और सभी का बेनिफिट हो। और आप देखो बच्चों, अनअकैडमी पर आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको प्लस क्लासेस मिलेंगी, उनके लिए लेना पड़ता है आपको सब्सक्रिप्शन। आप लेकर देखिए, काफी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ एक तो एक सब्सक्रिप्शन से काफी बेनिफिट है। एक सब्सक्रिप्शन से आप काफी टीचर्स की क्लास देख सकते हो। दूसरा, जो भी टीचर्स का कंटेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर वन टाइम पेमेंट, और बहुत सारी बार आप क्लास को देख सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार,
आप क्लास देख सकते हो। आप किसी भी टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो आप सब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास फ्री होंगी, आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको मेरी स्पेशल क्लास मिलेगी 7, यहाँ पर मिलती है वाईफाई स्टडी पर 7 PM और अनअकैडमी पर मिलेगी 11 AM। और अनअकैडमी पर मेरी पेपर फर्स्ट की आईसीटी क्लास मिलती है आपको, रिसर्च एप्टीट्यूड की और ईवीएस की। सभी स्पेशल क्लास है, आप सब फ्री ज्वाइन उसको कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करके बेनिफिट ले सकते हैं अनअकैडमी के साथ, वाईफाई स्टडी के साथ, स्पेशल क्लास में, प्लस कोर्सेज में। और प्लस कोर्स में आप अनअकैडमी पर तानीबी कोड का यूज किसी भी कोर्स में कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, किसी भी कोर्स में तानीबी कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखो वाईफाई स्टडी पर अब टारगेट 21 का रख के ही स्टडी आपको कराई जाएगी। पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट्स, पेपर सेकंड की 10 यूनिट्स, दोनों का ही सिलेबस कवर किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्लास में। आप सब जानते हैं बच्चों, एक दिन में जेआरएफ क्लियर नहीं होता, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको अगर टारगेट में करो तो 1 ईयर तो आप अपना टाइम जेआरएफ के लिए सेव कर दीजिए। अगर आप 1 ईयर तक टारगेट रख के जेआरएफ के लिए तैयारी करते रहेंगे तो आपको जेआरएफ से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बोल दूं 2 मंथ में या 1 मंथ में आपका जेआरएफ हो जाएगा, तो नहीं होगा बच्चों। नेशनल लेवल का टेस्ट है, ज्योग्राफर्स बनने जा रहे हो आप, अपनी अपनी सब्जेक्ट में क्या करोगे, रिसर्च करोगे। तो आपको हर डेटा, हर कंसेप्ट, हर चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। 10 यूनिट्स है, पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट है, पेपर फर्स्ट भी अच्छे से कवर करना है आपको, पेपर सेकंड भी, और फिर टॉप 15% को ही मिलता है जेआरएफ। तो आप सभी अच्छे से करते रहिए, ऐसा नहीं होगा, होगा। स्टूडेंट्स ही करते हैं, आप ही करोगे, आपसे ही होगा, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। हम आपके लिए वाईफाई स्टडी अनअकैडमी आपके लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए टाइम दे रहे, तो आप भी दीजिए। अच्छे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और स्किप मत क्या करो क्लास। सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू। अच्छे भविष्य के लिए पूरी टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आपके लिए मेहनत भी रेगुलर करेंगे, लेकिन आप जब तक नहीं करोगे मेहनत तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो रेगुलर बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।